सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर आरक्षण के मिल गया। नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग में आप जाके देख लीजिए, महिलाएं क्यों न सशक्त है। चमत्कार कर दिया एक उन्होंने। तरफ मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। मुस्लिम समाज ने कहा है कि हम दरी बिछाने वाले हैं, और ये महिलाएं कहती है कि नहीं नीतीश नहीं तो वोट नहीं। ये दो तरह की बातें आपको समझनी पड़ेगी। आप लाख दम भर लीजिए, आप तलवार लेकर के, लाठी लेकर के, भाला लेकर के। कल ही मैंने देखा कि कई क्षेत्रों में जहां संख्या अधिक है वहां हुड आउट किया गया। नीतीश कुमार को लेकर के जब भी कोई सर्वे आया हो तो मैंने उसका कार्ड प्रस्तुत किया है, और नीतीश कुमार को जब भी कमतर रखा गया है, एंटी इनकम्बेंसी बताई गई है, तो मैंने कहा कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, आप जिस नजरिए जिस चश्मे से देख रहे हैं, मेरे चश्मे का पावर जो है थोड़ा सा आपसे ज्यादा है नीतीश कुमार को देखने। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। देखते हैं आज बाबा के पिटारे में क्या कुछ निकल के आता है, क्या जादुई आंकड़े निकल के आते हैं, क्या जादुई उनका आकलन होगा, क्या जादुई भविष्यवाणी होगी। लेकिन जिस तरह से पहले चरण का कल मतदान हुआ, उसमें जो MY का जो एक समीकरण है, हाइपोथेटिकल समीकरण है, उसने जो वोट किया, क्या उस वोट से ऐसा लग रहा है कि 122 का मैजिक नंबर आ चुका है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम बाबा से बातचीत करेंगे। कल पूरे दिन हमारी टीम जो है राघोपुर में मौजूद रही, वहां का जमीनी स्तर का आकलन किया, विश्लेषण किया, क्या कुछ निकल करके आया है हम जानेंगे, बाबा के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा, स्वागत है आपका। आज सबसे पहले आपको तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि कल आपने जिस तरीके से कहा कि 60 से 65% के बीच में जो है वोटिंग का परसेंटेज जाएगा, और चुनाव खत्म होते होते जो जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए वो लगभग 64.46, यानी आपकी बातें पूर्णतः जो है सत्य साबित हुई। तो इस तरह का जो आपने आकलन किया, देख रहे दर्शकों, जिस तरह से बाबा ने आकलन किया था, लगभग लगभग हम वहां पहुंच गए हैं। आज देखते हैं बाबा का आकलन और भविष्यवाणी क्या रहेगा, किसकी सरकारें बनेगी। जो पिछले 15 सालों से MY के समीकरण के घोड़े पे बैठ करके लालू प्रसाद ने बिना किसी हील हुज्जत के जो है सरकार चलाई है, क्या ऐसा लग रहा है कल सरकार पहले से चुन ली गई है, मुख्यमंत्री तय कर लिए गए हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे। बाबा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो बातें कही, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मैंने चुनाव देखे हैं। इसमें अधिकांश चुनाव में कहीं ना कहीं मेरी भूमिका जरूर रही है, पत्रकार के रूप में रही है या एक छात्र के रूप में रही है। मैंने बिहार की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़ी नजदीक से देखने का प्रयास किया है। कल भी आपने देखा होगा, कई सीनियर पत्रकारों से मेरी बात होती रही पूरे दिन, पॉलिटिशियन से मेरी बात होती रही, जो बूथ पे लोग थे उन लोगों से बात होती रही, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनसे भी बात होती रही। और इसी के आधार पर जब पहला 9 बजे का रुझान आया तो मैंने कहा था कि 60% से किसी भी कीमत में, किसी भी प्रकार, कितना भी अगर वोटिंग प्रतिशत कम होगा, कितने भी लोग घर से कम निकलेंगे, फिर भी 60% से एबव मैं देख रहा हूं, और ये वोटिंग 65% तक पहुंच सकती है। कल के वोट से एक बात तो निश्चित रूप से लगा कि लोकतंत्र जो हिंदुस्तान का है वो जीवंत है, जीवित है, और नई पीढ़ी लोकतंत्र को समझने लगी है। सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए हम खास करके बिहार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और एक बूस्टर डोज दिया है। यहां से यह समझ में आने लगा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो समझने लगी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही किसी चीज को बदला जा सकता है या उसे स्टेबल किया जा सकता है। अब जो सबसे पहला सवाल हम लोगों का आता है कि कल के वोटिंग के आधार पर 121 सीटों, जो कि 50% था, उस 50% सीटों में सरकार बनाने वाला मैजिक आंकड़ा 122 कैसे आएगा जी? क्या सरकार बनाने का जो आदेश है वो जनता ने दे दिया है? बिहार की जनता ने वो काम कर दिया है जिससे कि आने वाली सरकार का जो चेहरा है वो साफ हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जब हम चुनावी रण में उतरते हैं या इस पर आकलन करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आता है कि जो समीकरण तय किए गए थे और जिस समीकरण के आधार पर यह कहा जा रहा था कि इस बार की सरकार MY की सरकार होगी, मुस्लिम और यादव मिलकर के सरकार बनाएंगे,
उसके कई कारण बताए जा रहे थे। कारण बताया जा रहा था कि यादवों में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने का एक जज्बा है। जज्बा है, होड़ है। वहीं मुस्लिम समाज जो है वक्फ बिल को लेकर के काफी नाराज है और जो प्रकटीकरण इस चुनाव में करेगा और उसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। आपको याद होगा गांधी मैदान में सभी गैर भाजपाई दलों का जुटान हुआ था और वहां एक संकल्प लिया गया था कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हम पनपने नहीं देंगे। नतीजा निश्चित रूप से उस पक्ष में जा रहा था और जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे थे वो यही बता रहे थे कि बहुत कांटे की टक्कर है और तेजस्वी यादव शुरू से अंत तक, चुनाव के 24 घंटा 48 घंटा पहले जो सर्वे आए उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सर्वे में वो लीड कर रहे थे और नीतीश कुमार से ज्यादा लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से एम और वाई का समीकरण तेजस्वी के साथ था और महागठबंधन बहुत आगे बढ़ रहा था। उसमें उनको साथ मिल गया राहुल गांधी का, उसमें साथ मिल गया उनको मुकेश सहनी का, उसमें साथ आईपी गुप्ता आ गए और साथ साथ वाम दलों का साथ तो उनको था ही। तो ऐसे में एक मजबूत गठबंधन एमवाई बना और एमवाई समीकरण के आधार पर, जो कि लालू प्रसाद ने एक वोट वर्क क्रिएट किया था, वो वोट वर्क बहुत आगे लीड कर रहा था। लेकिन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, अक्सर आप देखिएगा कि एक टीम में प्रैक्टिस करने वाले दो प्लेयर अगर हों तो दोनों एक दूसरे की कमी जानते हैं। और जब आईपीएल जैसा खेल होता है, मैं देश बनाम देश का खेल नहीं कह रहा हूं, मैं आईपीएल जैसे खेल की बात कर रहा हूं जिसमें प्लेयर, एक ही टीम के प्लेयर अलग अलग खेमे में खेलते हैं, तो वहां आप देखिएगा कि उसकी कमियों को ज्यादा चोट किया जाता है और वहां आउट करने की संभावना या फिर उसके बॉल को ज्यादा मारने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यही हुआ। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने एक साथ राजनीति की शुरुआत की थी। ये सब जेपी आंदोलन के उपज थे, छात्र आंदोलन से ही इन्होंने एक दूसरे को देखा था। जानते हैं कि एमवाई को कैसे एमवाई से मारा जा सकता है। तो यहां जब मुस्लिमों की बात होती है तो यहां पर महिलाओं का एक वोट बैंक, जैसे मुस्लिमों का वोट बैंक लालू प्रसाद के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का वोट जुड़ा हुआ है। अच्छा, एम का निहितार्थ आप महिला निकाल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इन महिलाओं के वोट में आप एक बात समझ लीजिएगा कि मैं कई बार, मेरे साथ कई बड़े वरिष्ठ पत्रकारों, कई सर्वे एजेंसियों के साथ मेरा 36 का आंकड़ा रहा है। जब जब सर्वे आए हैं तब तब मैंने उस सर्वे को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के, जब भी कोई सर्वे आया हो तो मैंने उसका काट प्रस्तुत किया है और नीतीश कुमार को जब भी कमतर रखा गया है, एंटी इनकम्बेंसी बताई गई है, तो मैंने कहा कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, आप जिस नजरिए, जिस चश्मे से देख रहे हैं, मेरे चश्मे का पावर जो है थोड़ा सा आपसे ज्यादा है नीतीश कुमार को देखने। और मैंने कहा है कि एंटी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है और ये वोटर नीतीश कुमार की तरफ स्विच कर रहे हैं। कभी कभी आप देखते होइएगा कि जब व्यक्ति जो है थोड़ा उम्र बीतते जाता है, पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो लाठी का सहारा या वॉकर का सहारा आप लेते हैं। बिल्कुल सही। तो जब लाठी का सहारा लेते हैं तो वो लाठी आपको उस पैर से ज्यादा वजन देती है, क्योंकि पूरे बॉडी का वजन वो एक लाठी से। और ये एम समीकरण महिलाएं जो है वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत में नहीं हटे, क्योंकि महिलाओं को जो नीतीश कुमार ने दिया है शायद किसी ने नहीं दिया है। महिलाओं को क्या चाहिए? एक महिला, देखिए वक्त बदल गया है, इसको अदरवाइज में कोई ना ले। महिला समाज से मेरा खास करके आग्रह है कि आप इसको अदरवाइज में मत लें, क्योंकि शक्ति के रूपा आप ही हैं और आप ही के शक्ति से पुरुष जो है शक्तिवान बनता है, आप ही से ऊर्जा लेता है। लेकिन जब जरूरत होती है सामाजिक समीकरण की, तो वहां महिलाएं थोड़ी सी कमजोर, थोड़ा दब करके, थोड़ा पर्दे में रहना चाहती हैं, थोड़ा अपनी प्रतिष्ठा को और अलग देखना चाहती हैं कि पुरुष उनकी प्रतिष्ठा को ज्यादा बचाए। उसमें अगर पुरुषों की बात करें तो उसमें नीतीश कुमार अव्वल दर्जे के पुरुष हैं। पुरुष ही नहीं, महापुरुष उनको आप कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के बूस्ट को करने के लिए, महिलाओं को मेन फ्रेम में लाने के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं। इसके लिए आप अगर पूरी कहानी को समझेंगे तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने एक शुरुआत की जीविका दीदी का। आज करोड़ों में उसकी संख्या है। उस जीविका दीदी के माध्यम से नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक तो तैयार किया ही, लेकिन एक बिहार में उन्होंने ऐसा नेक्सस तैयार किया कि दुनिया ने उसको सराहा और महिलाओं को उनके परिवार में कैसे सम्मान मिले, कैसे परिवार को बूस्ट कर सके, परिवार में कदम से कदम मिला करके और उनकी क्रय क्षमता कैसे बढ़ सके, आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो सके, उसके व्यवस्था, आर्थिक सशक्तिकरण। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाएं जब सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से परिवार सशक्त होगा और समाज में उनका एक अलग कद बढ़ेगा। और महिलाएं, आप देखिएगा कि प्राइवेट स्कूलों का जो उत्थान हुआ उसके पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था कि वो चाहती थी कि हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इसके अलावे जब जीविका दीदी का नाम आया तो उसके बाद आशा, रसोईया,
इसके अलावा आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ करके नीतीश कुमार ने घर से महिलाओं को बाहर निकाला। और जो महिलाएं कल खेत में मजबूरन काम करती थी, वो आज देखिएगा तो बैग टांग करके और जाती हैं विभिन्न संस्थानों में काम करने के लिए। और नीतीश कुमार ने उनको एक सहारा दिया है। उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने एक सुरक्षा भी दी है कि आप जहां जा रही हैं आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है मेरे लिए। और उन्होंने उसको किया है। 33% सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर के नीतीश कुमार ने, पुलिस विभाग में आप जाके देख लीजिए महिलाएं क्यों न सशक्त है, चमत्कार कर दिया। एक तरफ मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। मुस्लिम समाज ने कहा है कि हम दरी बिछाने वाले हैं, और ये महिलाएं कहती है कि नहीं नीतीश नहीं तो वोट नहीं। ये दो तरह की बातें आपको समझनी पड़ेंगी। आप लाख दम भर लीजिए, आप तलवार लेकर के, लाठी लेकर के, भाला लेकर के। कल ही मैंने देखा कि कई क्षेत्रों में जहां संख्या अधिक है वहां हुड आउट किया गया। बिल्कुल, मारापेटी, पत्थरबाजी, बहुत सारी चीजें हुई। और आपने ये संस्कार अपना दिखलाया कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर बड़ी संख्या में है तो, मेरे पिताजी कहा करते थे, सेना के से जब लौट करके मेरे पिताजी आए तो मैं उनके सामने अपने पूरे उनके जीवन में मैं उनके सामने बैठ नहीं पाया। मैं खड़ा होकर के उनसे बात करता था। उन्होंने कहा था कि जब भी आप के पास पावर आता है, आप बड़े होते हैं, तो जमीन मत छोड़िएगा। जमीन पर आपका पैर बहुत मजबूती से टिका हुआ होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दब के रहें। सीना चौड़ा करके रहिएगा, क्योंकि आपके पैर जमीन पर हैं और आपको हिला डिगा कोई नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब सर आपका हो वो थोड़ा सा झुका हुआ हो, जमीन को आप देखते रहें, आपको ऊंचाई का अंदाजा नहीं हो। आप ऊंचे हैं, लोग आपको कहें, आप स्वयं मत कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। और आप संख्या बल में हैं तो आप चाहते हैं कि अब दबंगई कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो ऐसे ही आप पर एक लांछन लगा हुआ है, एक आरोप लगा हुआ है कि आपने गलत किया। आपने 15 साल तक लोगों को परेशान किया। महिलाएं कहती हैं कि हम निकल पाते थे जी, अब तो हम निकलते हैं। जरूरत पड़ती है, जब भी जरूरत पड़ती है हम घर से निकलते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है नीतीश कुमार ने दिया है। तो एक तरफ मुस्लिम जो आक्रांत है, जो ये सोच रहा है कि हमारा वोट का इस्तेमाल किया गया, हमें इस्तेमाल किया गया, हमारे जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ। और वही महिलाएं जब 10,000 रुपया उनको मिला तो बोली कि हम बकरी पालेंगे जी, हम गाय खरीदेंगे जी, हम सिलाई मशीन लेंगे जी, हम चाट फोक्चा का दुकान खोलेंगे जी। और उस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वोट किया है। तो महिलाओं ने सपने देखे, उस सपनों के पीछे निश्चित रूप से, नीतीश रूप से, उससे भी बड़ी बात कि आपको लगता होगा 50% आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया। आप जाइए देखिए, पंच कौन है, सरपंच कौन है, मुखिया कौन है, महिलाएं हैं। आपके नगर निकाय में जाइए, नगर का अध्यक्ष कौन है, महिलाएं हैं। 50% आरक्षण दिया गया। तो यहां आकर के एक जो शुरुआती हमारी पाठशाला थी लोकतांत्रिक, उसमें से शुरुआत हुई है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। हालांकि वो लागू होना 2029 में होगा, लेकिन आरक्षण तो शुरुआत कर दिया, कानून तो उसका बन गया। अब आगे उसको देखा जाएगा। इसके बाद शराबबंदी एक नीतीश कुमार की इतनी बड़ी योजना थी, जिस योजना ने महिलाओं को लगा कि मैं नीतीश कुमार से अगर कुछ डिमांड करूं तो नीतीश कुमार पूरा कर देंगे। 2016 में महिलाओं ने कहा कि शराबबंदी, गली गली शराब का दुकान खुल गया है, बंद करवाइए। नीतीश ने एक बार फैसला किया और आज तक लाख उनकी शिकायतें होती रही, नहीं खोला। एक तरफ दूसरी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मैं जैसी सरकार में आऊंगा शराब सबसे पहले चालू करूंगा, शराब की नीति को अपनाएंगे। और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं जीते जी शराब नहीं चालू करूंगा। तो यहां भी आप देख लीजिए, मुस्लिम भी शराब नहीं पीते हैं। मुस्लिमों के कानून में भी, उनके कुरान में लिखा हुआ है कि वो हराम है, और महिलाएं तो हराम समझती हैं कि उनका घर भी बर्बाद हो रहा है, उनके पति जो है सही से काम पे नहीं जा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को घरेलू हिंसा जो है सबसे ज्यादा जो हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा ये चीज। दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिली, किसको फायदा मिला? आपको लग रहा होगा कि परिवार के जो पुरुष उनको मिला, लेकिन महिलाओं का जो चेस्ट है जिसमें वो पैसा रखती है, गुल्लक, उस गुल्लक में 125 यूनिट बिजली का जो पैसा है वो उनके उससे वृद्धि हुई, बढ़ गई जी, समृद्धि आई। वो उस गुल्लक में उनके आकर के एड ऑन हो गया। इसके अलावे 10,000 रुपया जो मिला, आने वाले समय में 400 जो महिलाओं को, 400 की जगह पर 1100 जो हुआ,
वृद्ध को हुआ, वृद्ध पेंशन विधवा को हुआ, महिलाओं को हुआ, विकलांगों को हुआ, दिव्यांगों को हुआ, तो ये कहाँ गया? ये भी तो आपके परिवार का अंग परिवार बना। के वहाँ। तो महिलाओं को लगा कि ये हो रहा है। 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 से ज्यादा, बाकी लोगों को जाने का काम शुरू है। आगे भी महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है। तो एक तरफ एम जिसको आपने यूज किया और दूसरी तरफ एम का वोट लेकर के उसके कई गुना वापस नीतीश कुमार ने किया, तो वोट किसको जाएगा? ये नहीं तो बताएंगे, आप लोग बताइएगा। दर्शक के ऊपर छोड़ते हैं कि कहाँ बाकी जो है अब दूसरा फैक्टर जो है जिसकी आप वाई की मैं बात कर रहा था कि एम की तो चर्चा आपने समझा दिया दर्शकों की कि एम कौन है जी। इस पूरे समीकरण में अब जो विपक्षी है उनके लिए वाई कुछ और है जी, ठीक है। नहीं तो, मेरे लिए भी वाई वही है। हाँ, तो नहीं हम लोग तो जो पर्सपेक्टिव जैसे एम का हमने जो किया, पोस्टमार्टम किया, तो उसका पर्सपेक्टिव दूसरा निकला जी। हमने उसको एक विकास के नारे के तौर पे लिया, कहीं कंसंट्रेट नहीं किया, हमने केंद्रित नहीं किया उसको जी। और उसी तरह जैसे आपने भी कहा कि नहीं एम का मतलब विकास से जुड़ा हुए वो व्यक्ति है जिनको सहारा मिला, जिनको सम्मान मिला, जिनको हक मिला, जो आर्थिक रूप से मजबूत हुए, सम्मान मिला, सशक्त, ये सारी बातें आपने कही। तो उसी तरह मैं अब ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे समीकरण में वाई का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? आप अगर समाज में सबसे बड़ी जाति हैं, सबसे बड़ा आपका हिस्सा है, सबसे बड़ा समाज आपका है, तो आपका फर्ज बनता है, अगर पुलिस में कोई बहाल होता है तो ये सोच करके बहाल होता है कि मैं सुरक्षा दूंगा। आप समाज के सबसे बड़ी जाति हैं तो आपका काम बनता है कि बाकी के समाज के जातियों में आप चूंकि बड़ी समाज के लोग हैं तो आपकी बात लोग मानेंगे, आपकी संख्या अधिक है, तो आप समाज में एका ले आएंगे, समाज में समृद्धि लाएंगे, समाज में शुचिता बढ़ेगी। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप समाज को डरा रहे हैं, ये परसेप्शन लोगों में है। और अगर समाज को डराते हैं वाई होकर के, यादव होकर के, ओबीसी के सबसे बड़ी जाति, आप किसी भी जातीय समूह में आप देख लीजिए तो सबसे बड़ी संख्या अगर किसी एक जाति की है तो वो यादव होगा। नीतीश कुमार ने 1990 में ये बात कह करके कि अब मौका आ गया है, कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और उसके लिए सबसे मजबूत व्यक्ति को रखना पड़ेगा सत्ता में। अब लुंज-पुंज व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ इसका प्रतिकार कर रही है और वो वापसी के लिए तैयार है। 70 के दशक में आपने देखा होगा क्या कुछ हुआ, कितनी बार सरकारें बदली। 70 से लेकर 90 तक का दशक, ये 20 साल का जो टेन्योर था, उसमें काफी उथल पुथल हुआ। 90 में जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने पुरजोर कोशिश किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए बनाया जाए कि वो 14% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे बड़ा वर्ग है। कांग्रेस को अगर हराना है, कांग्रेस के नेक्सस को तोड़ना है, तो 14% को ये दिखाना होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इसका प्रतिफल ये हुआ कि लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन यहां से लालू प्रसाद ने उस यादव समाज को लेकर के जब आगे चले तो यादव समाज को लगा कि अब तो हम सत्ता में आ गए हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी, मेरे पिताजी ने जो कहा था कि आप में अगर ताकत हो, पावर बढ़ता हो तो जमीन न छोड़ें, से जुड़े रहे, सीना चौड़ा करके जरूर रखें। मेरे पास पावर है, लेकिन आपका सर जो है वो झुका होना चाहिए, दम्भ नहीं आप में होनी चाहिए। और ये दम्भ जो है लेकर के डूब गया। उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि एक दुर्भाग्य हुआ कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में चले गए जेल, और वहां से इस समाज के लोगों को, जो उनका मुखिया था, जो लोगों को गाइड करता था, एक आवाज पर उनके लोग डरते थे, वो आवाज जेल में बंद हो गई। और उसके बाद से इन लोगों को लगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और लोगों ने वहां दबंगई शुरू कर दी, बहुत तरह की बातें शुरू कर दी, और यहाँ से एक अलग परसेप्शन बनता चला गया। और ये वाई जो है आज भी तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा जरूर है, लालू प्रसाद का वोट बैंक जरूर है, लेकिन इसके प्रतिकार में एक और वाई आया और वो था यूथ का। बिहार सबसे युवा राज्य है इस देश का, और युवाओं ने एक मानसिकता बना ली है कि बिहार में आईएएस, आईपीएस, पढ़ाई लिखाई, दुनिया जहां सब कुछ होता है, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल रही थी। 90 से लेकर के 2005 तक के बीच में स्कूल, कॉलेज, बाकी सब चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कहीं ना कहीं तहस-नहस हो गया था, जिसको नीतीश कुमार ने आकर के 2005 में ठीक किया। और पिछले 20 सालों में एक कॉन्फिडेंस दिया है यूथ को कि आपके साथ मैं खड़ा हूं। इस बार तो उन्होंने और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि मैंने 20 साल में जो किया है उस सारे चीज का, जैसे आप मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, क्या उसी दिन से रहना शुरू कर देते हैं? उसके लिए समय लगता है, मिस्त्री को देते हैं, नक्शा बनवाते हैं, ईंटा बालू सीमेंट गिरवाते हैं, मकान बनता है, छत ढलाता है, प्लास्टर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, उसमें फर्नीचर्स वगैरह आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तब मकान बनाते हैं। नीतीश कुमार ने 20 सालों में ये इस जमीन पर
महल बनाया है, अब इसमें रहने की बात है। निश्चित रूप से आने वाले समय में युवा ही रहेंगे इसमें। चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या जिसका भी आप नाम ले लीजिए, जो भी यूथ हैं जो अब राजनीति में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उन्हीं का समय आने वाला है। और उनके लिए नीतीश कुमार एक बना बनाया मकान, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके तैयार कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार ने लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने की बात कही। फैक्ट्रियां आने के लिए तैयार हैं। 1 रुपये में जमीन दे करके जो व्यवसायी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको बिहार बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन पर बड़ा चोट किया है। हालांकि पलायन को अगर लेकर के देखा जाए तो इस बार 2025 के चुनाव में एक व्यक्ति का नाम लेना बहुत जरूरी है, प्रशांत किशोर का, जिन्होंने बिहार में एक नए परिवर्तन की बात की और उन्होंने दिखाया कि आप चाहें तो चीजों को बदल सकते हैं। जो लोग आए हुए थे, इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण एक प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। ये तो हम लोगों को जब फाइनली वोट हो जाएगा, 14 तारीख को आ जाएगा, जब चुनाव आयोग पूरा आंकड़ा हमारे सामने रखेगा कि वोट का प्रतिशत बढ़ने का कारण क्या था। उसमें नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है, जो छठ के समय में लोग आए हैं अभी तक नहीं गए हों और इंतजार कर रहे हो कि मैं 6 और 11 के बाद ही जाऊंगा, 14 तारीख को नई सरकार बना करके जाऊंगा। 5 पॉइंट्स के एजेंडे में जो है पलायन के मुद्दे बिल्कुल तो ये सारी बात थी। अब इसके अलावे युवाओं को नीतीश कुमार ने एक विजन दिया है, आने वाला 5 साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और वो 5 साल का इंतजार युवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास समय है। नीतीश कुमार के पास भले समय कम हो क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, लेकिन युवाओं के पास उम्र है पलायन से अपने आप को रोकने के लिए। फैक्ट्री बनेगी तो उसमें काम करने के लिए, फैक्ट्री के निर्माण से लेकर के फैक्ट्री में काम शुरू होने तक के लिए वो तैयार हैं। ये सारी चीजें वो अपने पास देखते हैं। औद्योगिकरण की तरफ अब बिहार बढ़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके साथ साथ इन सभी बातों को अगर एक जगह रैप करके हम रख दें तो आप देखते हो कि रैपर जब किसी भी गिफ्ट को आप रैप कर देते हैं तो उसके ऊपर खूबसूरती उसकी लगती तो है, लेकिन एक छोटा सा देखिएगा उस पर टैग लगता है, चिट जो है चिपकाया जाता है और उस पर आपका नाम लिखा जाता है। वो नाम जिसका होगा दर्शक समझ रहे हैं। वो आप देखिएगा कि पूरे गिफ्ट को लोग नहीं देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसने इसको दिया किसने है, और वो चिट ही पढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी बात जो की है, अपने 20 साल के शासन में वो सुरक्षा दिया है। वो चिट है जो ये गारंटी देता है कि ये गिफ्ट नीतीश कुमार ने दिया है, और नीतीश कुमार ने सुरक्षा का जो गिफ्ट दिया है, हम हो, आप हो, अंतिम पायदान पर खड़ा हो व्यक्ति हो या सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति हो, बिहार का सबसे अमीर आदमी और बिहार का सबसे गरीब आदमी, दोनों को अगर सबसे पहला कोई काम चाहिए तो वो चाहिए सुरक्षा, और वो नीतीश कुमार ने दिया है। दैट मीन्स कि MOI समीकरण मुस्लिम और यादव पर, MOI समीकरण नीतीश कुमार का महिला और यूथ, ये दोनों भारी पड़ रहे हैं। और यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि 121 सीटों में जो मैजिक आंकड़ा 122 का है, उसके बहुत करीब तक अगर नीतीश कुमार अपने NDA गठबंधन को लेकर के पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का कारण यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को हर हाल में रोक के रखना है 5 साल के लिए। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दो MY के मायने निकले हैं यहाँ पर बाबा की तरफ से। एक तरफ मुस्लिम और यादव का एक समीकरण और दूसरी तरफ महिला और यूथ का समीकरण। दोनों के आकलन में नजरिया अलग रहा कि एक पार्टी MY को किस तरफ लेके जाना चाहती है, और जो वर्तमान की सरकार है, नीतीश की जो सरकार है, वो MY को किस तरफ लेकर के जाना चाहती है। तो पापा ये बताइए, एक तो आपने बता दिया कि मैजिक नंबर आ रहा है, क्या होने वाला है, लगे हाथ थोड़ा, मैं हालांकि थोड़ा बियॉन्ड जा रहा हूँ तो 11 नवंबर के वोटिंग परसेंटेज को अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो वो भी बताइए। निश्चित रूप से मैं जल्दी ही बता दूंगा, अभी बता दूंगा। तो सारे ये सारा जो रिसर्च हम लोगों ने किया है और सारा जो हम लोगों ने मैं बता दूं आपको कि 5 तारीख की पूरी रात हम लोग जगह हैं, आपको याद होगा। जी 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 बिल्कुल। 6 तारीख को पूरे दिन और रात के 3 बजे सुबह तक, 4 बजे सुबह तक मैं और नमन जी दोनों को लगातार फोन आते रहे हैं और लोग ये पूछते रहे हैं कि आपका आकलन क्या है।
तो ठीक है। निश्चित रूप से चलिए मैं अभी नहीं पूछूंगा, मैं वो एक्साइटमेंट और ये मैजिक में इल्यूजन बहुत जरूरी है। हाँ, मैं अभी जो वो है दर्शकों को बरकरार रखने के लिए छोड़ के जाता हूँ कि बाबा से कितना हम लोग- सहमत है ये भी लिखिएगा। हाँ। हमने जो विश्लेषण किया है उससे कितना सहमत है ये हाँ। जरूर कमेंट तो बॉक्स में लिखिएगा। दर्शकों अभी हम लोग और गाली देने वालों, हम्म। गाली देने वालों 14 तारीख को रिटर्न गिफ्ट हम जरूर देते हैं। आपको पता होगा, देखने में भले ही साधु लगते हो लेकिन साधु के बाद आप समझते हैं ना कि श्राप भी बहुत खराब होता है, तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। आप लोग जितना गाली देना है दे लीजिए। 14 तारीख को सच हम ही होंगे, ये भी गारंटी है। और हम उसके बाद जो रिटर्न गिफ्ट देंगे उन लोगों को जो गाली दे रहे हैं उनको बड़ा भारी पड़ने वाला है। तो दर्शक इसी तरह के आकलन के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। जो आकलन हम लोग लगातार कर रहे हैं, हमारी रिसर्च टीम है, ग्राउंड पे जो हमारे संवाददाता लगातार जो है खबर लेकर के आ रहे हैं, और ये हम लोग पूरे इलेक्शन में पैनी नजर रखे हुए हैं। अब हमें 11 नवंबर का इंतजार है कि 11 नवंबर को जो दूसरे चरण का मतदान होना है उस पर हम लोग की नजर रहेगी। फिर आपके साथ इसी तरह हम लोग आकलन और विश्लेषण लेकर के आते रहेंगे। भारत लाइव से जुड़े रहने के लिए गाली का बहुत मतलब धन्यवाद। गाली का मतलब माई बहन नहीं होता है, गाली का मतलब दलाली भी होता है। आपने हमें अगर वो कहा है तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, वो भी जवाब हम देंगे आपको। हम आपको बताएंगे कि हम कितना सही हैं, आप कितना गलत हैं। तो आप अपने कमेंट्स देते रहे, लेकिन कमेंट सकारात्मक होने चाहिए। कमेंट से कुछ निकल के आना चाहिए ताकि कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन का भी काम करे, हमारे लिए प्रेरणा के रूप में जो है काम करे। इसी के साथ ये एपिसोड आज का जो है हम आकलन खत्म कर रहे हैं। फिर आपसे जुड़ेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386